बनाते ही नहीं हैं, ठीक है, बनाते ही नहीं है वो। ऑलराइट। वायरल जेनेटिक मटेरियल में भी आरएनए और डीएनए, ठीक है। जिस दिन मैगी खा लो उस दिन कुछ ज़्यादा ही गले में रहता है। सॉरी, मतलब मैगी मैंने नहीं खाई है, डीएनए, ठीक है। जिस दिन मैगी खा लो उस दिन कुछ ज़्यादा ही गले में रहता है। सॉरी, मतलब मैगी मैंने नहीं खाई है। मैंने नहीं खाई है, ठीक है। मैगी नहीं खाना चाहिए। हेपेटाइटिस पे आते हैं अभी। हेपेटाइटिस मेनली अफेक्ट द लिवर। तो हेपेटाइटिस लिवर को अफेक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड, नो फूड और वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड थ्रू बॉडली फ्लूइड्स, यस, ठीक है, बी वाला ऑप्शन में भी। और ठीक है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है। और हेपेटाइटिस ए की जो हमने एक वैक्सीन डेवलप करी थी वो क्या था उसका नाम? Heavy sure. Consider the following statement about polio. Polio affects the nervous system. Polio has been totally eradicated from India in 2014. The first polio vaccine was created by Jonas Salk. So answer option number D, 1, 2, 3. Malaria is caused by Plasmodium. It is transmitted by male एनोफिलीज। नहीं भाई, ये सब बीमारी फैलाने का काम जो है ये फीमेल जो मच्छर होते हैं ना वो करते हैं। फीमेल एनोफिलीज करता है मलेरिया और एडीज एजिप्टी करता है आपका डेंगू और चिकनगुनिया। तो यस, ठीक है, रॉन्ग। क्यूनाइन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट। डे कब मनाते हैं इसका? क्यों मलेरिया डे? और ये तो लिखा हुआ, ये कौन सा मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? तो 25 अप्रैल को, ओके। एंड प्लाज्मोडियम की बात करेंगे तो मल्टीपल फिजन। अच्छा ये बताओ, ये क्विनाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ विच ट्री? कौन सा ट्री होता है और वो किस फॉरेस्ट में मिलता है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय ट्राइसोमी 21। यस, ट्राइसोमी 21 का मतलब ये है जो ऑटोजोमल क्रोमोजोम है नंबर 21 का, उसमें जो है एक्स्ट्रा एक क्रोमोजोम आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी 21 एंड इज कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू XXY क्रोमोजोम्स इन मेल्स, नो विमेन टर्न, मतलब ऐसे हमने याद किया था कि विमेन जल्दी टर्न हो जाती हैं इस तरीके से। तो टर्नर सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू XXY, ये तो सही है, डबल XY, क्योंकि मेल का होता है XY, सॉरी, तो ये आपका होता है X0, ठीक है। टर्नर में अगर हम देखेंगे तो X0 होता है, और X0 में क्या होता है कि भाई एक X क्रोमोजोम मिसिंग है तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक होंगी तो इस X से, लेकिन पूरी नहीं होंगी इस मिसिंग X की वजह से, ठीक है। और जो बाकी हमने पढ़ा था ये वाला जो XXY होता है ये आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है, मेल में फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा एक्स। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर अफेक्टिंग ब्लड क्लॉटिंग, यस, ब्लड क्लॉटिंग को अफेक्ट करता है। रॉयल डिसऑर्डर है ना, कल हम लोगों ने देखा था क्वीन विक्टोरिया का, ऑप्शन नंबर बी। तो क्विनाइन की अगर बात करेंगे तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सिंचोना का बार्क और एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है। आपको जो भी लोग के पास फैटमैन है उसमें एड ऑन करेंगे और बाकी नोट्स में आपको एड ऑन हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो नोट्स बनाने वाले भैया कृपया करके इसको ऐड करेंगे कल वाले नोट्स में और अपडेट करेंगे इसको। तो ये है ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। अब ये हमें क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि एग्जाम में आता है, इसलिए पढ़ना पड़ता है, नहीं कि पागल है क्या जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया होती क्या चीज़ है? देखो, ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया में ये होता है कि बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं। एक वो जिनकी सेल वॉल बहुत मोटी होती है, एक वो जिनकी सेल वॉल बहुत पतली होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी से बैक्टीरिया की सेल वॉल बहुत मोटी कैसी है या फिर बहुत पतली कैसी है? तो उसके लिए हम स्टेनिंग करवाते हैं, इंक डालते हैं। कैसे? जैसे ये ठीक है, ये बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया है, भूल जाओ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे क्रिस्टल वॉलेट कलर में डाला, अब वॉलेट कलर पकड़ लेगा ये, ठीक। फिर आयोडीन डालते हैं, ठीक है, और इसको पर्पल बनाने के लिए। उसके बाद अल्कोहल डालते हैं डीकलराइजेशन करने के लिए। डीकलराइजेशन करने के लिए इसमें क्या करते हैं, अल्कोहल। तो ये तो डीकलराइज हो जाता है ग्राम नेगेटिव वाला, बट ये अपना जो पर्पल कलर है उसको रिटेन रखता है। इट रिटेन्स दी पर्पल कलर ऑफ द डाई। लेकिन ये क्या हुआ, जब इसमें मैंने सैफरिन डाला तो ये पिंक हो गया, तो यानी पर्पल से ये पिंक कलर में आ गया। ऐसा होता क्यों है?
जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी थिक सेल वॉल होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है सेल वॉल बैक्टीरिया की, लेकिन यहाँ पे 30 लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। तो इसको तुम चाहे तुम कुछ भी कर लो, इसका कलर जो पर्पल वाला जो इसने पकड़ा है वो तुम चेंज ना कर पाओगे अब, क्योंकि इतनी बड़ी थिक सेल वॉल है भाई, कैसे कर पाओगे। फिर अंदर एक लेयर मिलती है, इसको बोलते हैं मोनोडर्म, ये जो पिंकिश लेयर है ना मोनोडर्म। ग्राम नेगेटिव में क्या होता है कि ये आपको जो अगेन ये जो पर्पल वाली है ना, पर्पल ये है आपकी पेप्टिडोग्लाइकन। वैसे यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन है, देख सकते कितनी पतली है। और डाइडर्म्स है, डाइडर्म्स का मतलब क्या है, एक बाहर लेयर है और एक अंदर लेयर है। तो दो डर्म्स के बीच में, दो लेयर्स के बीच में यहाँ पर एक थिन पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। ध्यान आपने ये रखना कि जो ग्राम पॉजिटिव है ये अपना रिटेन करता है कलर, ग्राम नेगेटिव अपना कलर रिटेन नहीं करता है, ये पिंक में चेंज हो जाता है। और ये जो होता है ये ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबॉडीज, यानी कि ये खतरनाक टाइप होता है ये, यानी कि एंटीबॉडीज तुम डालोगे अपने शरीर में इनको मारने के लिए, लेकिन क्योंकि इसमें दो लेयर के थ्रू प्रोटेक्टेड है इसकी सेल वॉल। तुम खुद देखो इसकी सेल वॉल एक्सपोज्ड है, तो एंटीबायोटिक आएगा, बोलेगा क्या भैया क्या चल रहा है, ये सब नहीं बनने देंगे, सब नहीं होने दूंगा, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ये बीच में सराउंडेड है भाई, इसके बीच में इसके बीच एंटीबायोटिक क्या करता है, सेल वॉल मारता है। अब ये ठीक है, सेल वॉल इसकी घुसी पड़ी है, ठीक है, बीच में एकदम, ठीक है, जब तक आएगी तब तक एकदम बीच में हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबॉडीज। जैसे ग्राम नेगेटिव में ई कोलाई, तभी तो देखो इंदौर वाले केस में क्यों कुछ लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि बहुत भयानक होता है, सेल में हो गया, वीडियो कॉल रहे, ये थोड़े भयानक टाइप होते हैं। जो स्टेफिलोकोकस होते हैं स्टेप्टोकोकस होते हैं, बैसिलस होते हैं, दीज आर ग्राम पॉजिटिव एग्जांपल्स, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव जो अपना पर्पल कलर को रिटेन रखते हैं, नेगेटिव जो पर्पल से पिंक हो जाते हैं, और ये ज़्यादा क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी से याद आया कि फादर किसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी का, किसको बोलते हैं, जिन्होंने 1674 में जो कि पैथोजन से उनको डिस्कवर किया था, कौन है वो, तो वो है आपके एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कौन कौन से न्यूट्रिशनिस्ट चीज़ें आपको डालनी चाहिए आपके शरीर में, जिससे आपकी बॉडी को ग्रोथ मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स को चाहे वो प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो, जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं उसके बेसिस पे, यानी कितना रिक्वायरमेंट है उनका, उनके बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहद का मतलब होता है, मैक्रो का मतलब होता है ज्यादा अमाउंट में, जैसे कि हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में हम बड़े लेवल पे कंट्री लेवल पे पढ़ रहे थे, कंट्री एज अ होल या फिर ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल पढ़ रहे थे, जहां पर हमने नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन जैसे कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा था एक इंडिविजुअल लेवल पे किस तरीके से डिमांड सप्लाई कोई आदमी करता है, ठीक। तो डिमांड सप्लाई ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में, छोटे लेवल पे। सेम यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स इन लार्ज अमाउंट, ग्राम्स में चाहिए हमें, है ना, 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 50 ग्राम्स ऑफ मैक्रो, ठीक है, कार्ब्स, फैट्स, सब ज्यादातर जिम वाले करते रहते हैं ये। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो ये होते हैं जो हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ग्राम्स में नहीं, माइक्रोग्राम्स में चाहिए, ठीक है। तो इसमें आते हैं आपके जो लार्ज अमाउंट में चाहिए, कार्ब, जिम वाले कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलते हैं, कार्ब बोलते हैं इसको, ठीक है, फैट और प्रोटीन। और माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर बात करेंगे तो इसमें आते हैं आपके दो चीजें, ठीक है, विटामिन्स और मिनरल्स। इसमें क्या आते हैं, कार्ब, फैट और प्रोटीन, ठीक है। अब आते हैं कि ये कार्ब, प्रोटीन, फैट और विटामिन मिनरल को पढ़ेंगे डिटेल में अब हम, ठीक है। चलो पढ़ते हैं डिटेल में फिर। तो सबसे पहले कार्ब पे आते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में पहला क्या हमारा कार्ब। कार्ब की बात करें तो दीज आर बायोमॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, प्राइमरली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि दे आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स के लिए यूज होते हैं, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। दीज आर क्विक फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्विक फॉर्म ऑफ एनर्जी हम डिलीवर करेंगे तुरंत। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हमने कंज्यूम किए तो उसमें शुगर होती है, शुगर इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हमें एनर्जी मिल गई, ठीक है। हमने खाया एक लड्डू, लड्डू में हमें क्या, लड्डू में बहुत सारी ऐसी चीज़ें डली हुई हैं, जैसे कि आटे वाटे का है तो फिर आटे से क्या मिल गया हमें, एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे वो एनर्जी देते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करवा देता है। तो अब कार्बोहाइड्रेट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक वो जो सिंपल है और एक दो दूसरे वो जो कॉम्प्लेक्स है। सिंपल मतलब सरल और कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, ठीक है। तो अगर बात करेंगे सिंपल तो मेड अप ऑफ 1 और 2 शुगर यूनिट्स एक या दो शुगर यूनिट के बने हुए होते हैं, यानी मोनोसैकेराइड है या डाइसैकेराइड है, यानी कि अगर इनको हम घोल देंगे पानी में तो इनका एक शुगर का यूनिट मिलेगा, इनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, और डाइसैकेराइड में अगर इनका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो हमें दो मोनोसैकेराइड की यूनिट्स मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये जॉइंट हैं टुगेदर, दो से, ठीक है। तो एक या दो सिंपल आएगा, तो एक है तो मोनोसैकेराइड, दो है तो डाइसैकेराइड। एग्जाम्पल मोनोसैकेराइड में आएगा आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। जैसे फ्रुक्टोज क्या है, फ्रुक्टोज है हमारी फ्रूट शुगर, फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर बोलते हैं। डाइसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज को क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर, मिल्क में देखने को मिलती है। माल्टोज आपका ये जो माल्टेज है ग्रेन शुगर है, यानी कि जैसे कि जो अनाज होता है रोटी में, ठीक है, यानी कि गेहूं में, चावल में, इन सब में ग्रेन शुगर है, ग्रेन है ये, ठीक है। लैक्टोज आपका मिल्क शुगर है, मिल्क में देखने को मिलता है। पॉलीसैकेराइड ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, जिनमें बहुत सारी शुगर की यूनिट्स, अगर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो दो से ज्यादा शुगर यूनिट्स मिलेंगी। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्ड विद मेनी शुगर यूनिट्स जॉइन टुगेदर, लाइक ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज। स्टार्च ये वो फॉर्म है जिसके फॉर्म में प्लांट अपने खाने को स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन वो फॉर्म है जिसमें कि हम ह्यूमंस या फिर एनिमल्स अपने खाने को स्टोर करके रखते हैं। आपको पता है ना, ग्लाइकोजन से इंसुलिन कौन बना रहा था, ग्लूकागॉन बना रहा था। इंसुलिन से वापस ग्लाइकोजन कौन बना रहा था, इंसुलिन बना रहा था, ठीक है। सेल्यूलोज जो है सेल वॉल बनी हुई होती है हमारी जो प्लांट्स होते हैं उनकी, ठीक है, सेल्यूलोज की। तो ये पता होना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि कितने शुगर यूनिट्स के बने हुए हैं। अगर एक या दो के बने हुए हैं तो सिंपल, दो से ज्यादा बने हुए हैं तो कॉम्प्लेक्स, एक मोनो दो डाई। कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे आपके पॉली, पॉली का मतलब है दो से ज्यादा नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स हैं अगर उसमें। तो ये आपका हिंदी में एक या दो शर्करा इकाइयों से बने हैं तो सरल, कई शर्करा इकाइयों से बने हुए हैं तो जटिल, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। स्टार्च, स्टार्च आलू चावल गेहूं, जब केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे ना तो इसके लिए एक रिएक्शन करवाएंगे हम लोग, एक टेस्ट करवाएंगे, स्टार्च के लिए टेस्ट होता है, किसी को पता है, जिसमें हम पोटेशियम आयोडाइड का यूज करते हैं, क्यों, खैर वो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और एक चीज़ हाँ केमिस्ट्री से याद आया कि बायोलॉजी का ग्रुप डी का भी एग्जाम हुआ था, उसके आंसर किया है जो कि पूरी हमारे एसएससी टेलीग्राम पे कल डाल दी गई है। तो पूरा हम लोग का फ्राइडे निकल खत्म हो जाएगा पूरा बायोलॉजी, तो परसों नहीं सैटरडे को
हम लोग पूरे ग्रुप बी के जितने भी बायोलॉजी क्वेश्चन है वो तो आपको कल मिली है, लेकिन उसमें से जो टॉप 100 है, यानी कि जो टॉप 100 ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी लेवल, वो हम करने वाले हैं। टॉप 100 ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी लेवल, तो वो हम करेंगे सैटरडे को। और संडे को एनटीपीसी की बायोलॉजी क्लास होगी, जिसमें पिछले वाले एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट में जितने बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यानी कि संडे तक सब कुछ बायोलॉजी में हो जाएगा आपका, है ना। फैट्स पे आते हैं। तो फैट्स, ये 1 ग्राम ऑफ फैट जो है 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। कितना? 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी को ये रिलीज करता है फैट। फैट आर क्रूशियल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, ओके, वाइटल फॉर एनर्जी, बिल्डिंग सेल स्ट्रक्चर्स एंड सपोर्टिंग वेरियस बॉडी फंक्शंस। अब बहुत लोगों को फैट सुनते ही लगता है वो गंदी चीज़ होती है, इतना ज़्यादा इसको डिमोनाइज किया गया है आजकल फैट को, ये लगता है कि कोई बुरी चीज़ है। ऐसे अभी शार्क टैंक में एक तो कोई पिच लेके आया था जिसमें उसने पीनट बटर जो आता है ना, पीनट बटर अपना, ठीक है, ऐसा स्मूदी टाइप होता है, तो उसमें उसने क्या पाउडरी फॉर्म में पीनट बटर बनाया कि उससे पूरा बटर हटा ही दिया, पीनट बटर से पीनट को पूरा पूरा हटा दिया, ठीक है। तो ठीक है, तो उसने पूरा पीनट हटा दिया, पाउडरी फॉर्म में उसको बना दिया। तो हर चीज़ में जो हमारे फैट होते हैं बुरे नहीं होते हैं, क्योंकि ये फैट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, एनर्जी देने में, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर बिल्ड करने में और बाकी बॉडी फंक्शन में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। अगर बिल्कुल फैट नहीं दोगे तो आपका जो मूवमेंट है काइम का, काइम, अब तो काइम समझ सकते हो ना, काइम क्या है, जो हम खाना खाते हैं जब पेट पहुंचता है तो काइम, तो उसका जो खाने का मूवमेंट है वो भी बहुत हद तक फैट से स्मूदन होता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हमारे फैट पे डिपेंड होती हैं, ठीक है। एडिपोज जो टिश्यू है हमारे, ठीक है ना, बॉडी स्टोर फैट्स इन दी फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं हमारे जो एडिपोज टिश्यू है वो। अब एडिपोज टिश्यू के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये क्या होते हैं, ये फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं। जो कैमल का हम्प है वो भी आपका एडिपोज टिश्यू से ही बना हुआ होता है, ठीक है। तो दिक्कत तब आती है जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करने लगते हो तब, ठीक है, या फिर आप ट्रांस फैट कंज्यूम कर रहे हो तब। तो सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट के दो प्रकार हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, ये टाइटली पैक्ड है, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही है। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ठीक है। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा देख लो कि अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड वगैरह है यहाँ पे, ओके। दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड आर फाउंड इन रेड मीट, पोर्क एक्सेट्रा। जो हमारा बटर होता है, ठीक है, जो हमारा घी होता है, ये सब में सैचुरेटेड फैट ही होता है। जो भी आप, खैर अभी तो रुको भी इसमें आएंगे। अनसैचुरेटेड फैट किसमें देखने को मिलता है, वेजिटेबल ऑयल, जैसे फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया। तभी आप देखोगे तो जो ठीक ठाक प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें एकदम बड़ा बड़ा लिखा जाता है, जैसे अचार वगैरह आप खरीदो जो थोड़ा सा महंगा है तो उसमें लिखा रहेगा यूज, ठीक है, कि ऑलिव ऑयल इसमें यूज है, सनफ्लावर ऑयल यूज है, या ग्राउंडनट जो ऑयल है, ग्राउंडनट मतलब जो मूंगफली का तेल है। तो ये सब जितने भी नट्स ऑयल हैं, जैसे ये पिस्ता हो गया या बादाम हो गया या आपका ये मूंगफली हो गया, यानी ग्राउंडनट, ये सब सीड्स में आपको अनसैचुरेटेड फैट देखने को मिलता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए उतना हार्मफुल नहीं है। क्यों हार्मफुल नहीं है? क्योंकि हार्मफुल तब होता है जब LDL बढ़े, LDL बढ़े तो वो हार्मफुल है, क्योंकि LDL जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। वहीं पे अगर जब बात करें HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइकोप्रोटीन, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये अच्छी चीज़ होती है, ये बेकार चीज़ होती है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और ये गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो इसलिए अनसैचुरेटेड फैट उतना ज़्यादा हमारे लिए बॉडी के हार्मफुल नहीं, बल्कि यूजफुल है, जरूरी है। अब आजकल ये काफ़ी डॉक्टर क्या है, ठीक है, नहीं ये भी नहीं खाना चाहिए, इससे हार्ट अटैक, इससे इनसे हो जाता है हार्ट ब्लॉकेज, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सब ज़्यादा खाने से नहीं, बटर, घी या फिर पॉर्क, और घी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंजम्पशन में दिक्कत है। मेन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है ना, वो दिक्कत है ट्रांस फैट से। लिखा है क्या आगे? नहीं लिखा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत है ट्रांस फैट से। ट्रांस फैट क्या होते हैं? जब अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड बनाने की कोशिश करी जाती है तो उसमें उसका हाइड्रोजनेशन किया जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड लाने के लिए, नहीं सैचुरेट बनाने के लिए उसका हाइड्रोजनेशन किया जाता है। और जब हाइड्रोजनेशन किया जाता है, ठीक है, तब वो ट्रांस फैट बनता है। या फिर आपने देखा होगा कि किस तरीके से सेम ऑयल को बार बार यूज़ किया जाता है, खासकर जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं वहाँ पर, और या फिर उसका हाइड्रोजनेशन किया गया जबरदस्ती। ऐसे जो फैट है ट्रांस फैट, ये तो मतलब इनसे बेकार चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती ट्रांस फैट से। तो जो भी आप ये सब बाहर की चीज़ें खाते रहते हैं, ये पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना, फालतू की चीज़ें, मैं मतलब एकदम मुझे चिढ़ है इन चीज़ों से, सच बता रहा हूँ। मजाक मत लेना कि यहाँ से मैगी की तरह मजाक कर, नहीं, ठीक है, मैगी तो अब चल जाता है, लेकिन ये सब तो अब मैगी भी मजबूरी में खानी पड़ती है, ठीक है। अब मम्मी रोज रोज सेपरेट बनाएंगी नहीं, और रोज बोलेंगे तो बोलेंगे बना लो ऐसे बोला था कभी, लेकिन फिर कभी एक दो दिन मम्मी बोलती है कि एक दो दिन तो खा लिया करो कुछ इधर उधर का, ठीक है। तो ट्रांस फैट ये सब जो होता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, वही सब बता रहा हूँ, मुझे बहुत नफरत है इन चीज़ों से, तुमको भी होनी चाहिए। बहुत गंदी चीज़ें होती हैं ये, ठीक है, बहुत गंदी। एक तो मैदा भर भर के होता है और ट्रांस फैट भी होता है उसमें, जो आपके एकदम, ठीक है, कुछ पॉजिटिव करता ही नहीं आपकी बॉडी में जाके, कुछ पॉजिटिव करता ही नहीं है, ठीक है। मैं क्या बोलूँ आपको बस, ठीक है, कि ट्रांस फैट ये आपका इसी में होता है, जो भी आपके छोले भटूरे है, फलाना चीज़ सब खाते रहते हैं, सब 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 बेकार है। अब आते हैं प्रोटीन्स पे। तो प्रोटीन आर बिल्ड फ्रॉम स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड से बने हुए, जैसे कि ये आपके कार्बोहाइड्रेट शुगर से बने हुए, किससे? शुगर से बने हुए, शुगर से बने हुए, यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो शुगर में टूटता है, इसमें टूटता है, शुगर में टूटता है। फैट जब टूटता है तो फैटी एसिड में टूटता है, डाइजेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है। प्रोटीन जब टूटता है तो अमीनो एसिड में टूटता है, जैसे कि हमने देखा था। कौन से दो एंजाइम थे जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ रहे थे, जल्दी से बताओ, जो एक एसिडिक और एक बेसिक में काम कर रहा था। रिक्वायरमेंट क्या होती है प्रोटीन की हमारे बॉडी में? 0.8 ग्राम पर केजी लगभग, अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो, यानी कि ऑफ बॉडी वेट पर डे, यानी कि अगर आपका बॉडी वेट है मान लेते हैं 70 केजीज, बताइए आप लोग सभी लोग किसका कितना वेट है, तो 70 अगर आपका लगभग वेट है तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 60 से 70 ग्राम आपको प्रोटीन खाना है, यानी 0.8 से लेके 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो 70 किलो है तो मान लो 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन, लगभग 60-70 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो हाँ 1.5 से 2x पे आप जा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा भी नहीं जाना होता है प्रोटीन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर आपकी किडनी पर प्रेशर पड़ता है, ओके।
तो ये चीज़ थोड़ी सी देखने वाली है। बाकी तो इन जनरल अगर बात करें तो इंडियंस आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन, क्योंकि हमारी जो डाइट है वेजिटेरियन डाइट, नथिंग रॉन्ग विद वेजिटेरियन डाइट, इट इज़ वेरी गुड वेजिटेरियन डाइट की अगर बात करें, लेकिन थोड़ी सी इसमें क्या प्रोटीन की थोड़ी सी कमी हो जाती है, तो हमें इधर उधर से उसको सप्लीमेंट करना चाहिए। जैसे कि सोयाबीन्स हो गए, उनसे सप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर काफ़ी लोग एगिटेरियन होते हैं, यानी कि वेजिटेरियन तो है लेकिन एग्स कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि मैं भी वेजिटेरियन तो हूँ लेकिन एग्स कंज्यूम कर लेता हूँ, तो एग का जो ये एग इज दी बेस्ट प्रोटीन का सोर्स, क्योंकि इसमें सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही अमाइनो एसिड आपके जो एग वाइट है ना, ये मैंने इधर उधर साइड में ड्रॉ किया, एग वाइट में आपका प्रोटीन होता है, सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी कि सबसे बेस्ट सोर्स है आपका एग की अगर बात करें तो। अगर खा सकते हैं तो खा लीजिए, नहीं तो और भी सोर्सेज हैं वेजिटेरियन में, जैसे सोया हो गया, सोयाबीन हो गई, दालें हो गई, बीन्स हो गए, ये सारे सोर्सेज होते हैं आपके, ठीक है। ये जैसे ब्रोकली भी बहुत अच्छा होता है। तो जितने भी अलग अलग तरीके, अलग अलग रंगों के आप फल और सब्जियां खा सकें, खाया करिए आप, ठीक है, बहुत सही रहते हैं। जैसे कि टमाटर हो गया है ना, गोभी की तरह हरी गोभी हो गई जिसको ब्रोकली बोलते हैं, तो ये सब बहुत अच्छी होते हैं। जैसे एवोकाडो है, इसमें अच्छे वाले फैट होते हैं, जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, अच्छे वाले फैट वो इसमें देखने को मिलते हैं। तो एग में, सोयाबीन में, पल्सेस में, चिकन में, फिश में सब देखने को मिलता है। बाकी फिश है तो चिकन में तो देखने को मिलता है, ये जो चिकन ब्रेस्ट वगैरह है काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रोटीन होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। कि प्रोटीन जैसे मिल्क में अगर कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, तो हमारे जो बाल होते हैं और जो नाखून होते हैं उसमें केराटिन नाम का प्रोटीन होता है। राइस की अगर बात करेंगे तो राइस में आपका ग्लूटेलिन होता है। क्या होता है राइस में? ग्लूटेलिन होता है, और यहाँ पे एल्बुमिन भी आपको देखने को मिलेगा। देन अगर बात करेंगे ग्रेन्स की तो ग्लूटेन होता है। काफ़ी लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंसी रहती है कि जैसे रोटी वगैरह खाते हैं तो रोटी खाते हैं उनको पचती नहीं है, क्योंकि रोटी में ग्लूटेन होता है। तो जो भी हमारे ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, रोटी जैसे कि हो गई आपके व्हीट में, गेहूं में, तो उसमें ग्लूटेन होता है। तो ग्लूटेन काफ़ी लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए फिर उनको ग्लूटेन के अलावा जैसे कि फिर बाजरा हो गया, ये सब क्योंकि हल्का होता है। अगर आप देखोगे तो इनकी रोटी अगर कभी आपने खाई हो, जैसे कि हमारे घर में भी अभी तक तो मिक्स रोटी बनती है। मिक्स रोटी में क्या होता है कि जैसे मल्टीग्रेन, यानी कि गेहूं भी हो गया, बाजरा भी हो गया, ज्वार भी हो गया, ये सब की रोटी है ना, थोड़ा चना भी हो गया। एग वाइट जो होता है, एग वाइट में आपका एल्बुमिन होता है। द वाइट पार्ट ऑफ एन एग सॉलिडिफाइज व्हेन कुक्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन डीनेचुरेशन। अंडा होता है, अंडे को जब उबालते हैं तो अंडा अंदर का जो पूरा जो लिक्विड पार्ट होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो क्यों हो जाता है? इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। प्रोटीन जो होता है डीनेचर कर लेता है, तो उसका नेचर चेंज हो जाता है, वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन डीनेचुरेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको बताना चाहिए कि जो अंडा है व्हाइट पार्ट में प्रोटीन होता है, और जो येलो पार्ट होता है वो भी कोई बेकार चीज़ नहीं होता है। जो योग होता है, ठीक है, योग, ये इसमें भी आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, कोई बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। और इनफैक्ट इसमें विटामिन डी का भी थोड़ा देखने को मिलता है मात्रा, तो अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो विटामिन डी भी आपको इससे मिलता है, यॉक जो होता है उसमें, ठीक है, जो येलो पार्ट होता है। वैसे कई सारी मुर्गी होती है, उनके अंडे का जो यॉक होता है वो येलो नहीं होता है, एक्चुअली वो ऑरेंज होता है। तो वो ऑरेंज गलत नहीं होता, इनफैक्ट वो येलो से और अच्छा होता है ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज यॉक है तो इसका मतलब ये है कि उस मुर्गी को काफ़ी अच्छा खाना खिलाया गया है, इसीलिए वो आपको अंडे नॉर्मली मिलते नहीं है। अगर आपको खरीदने हैं तो वो अंडे महंगे मिलेंगे नॉर्मल अंडे से। अंडा ऑरेंज नहीं होता है, अंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, अंडे का जो अंदर का यॉक होता है, तो आप उसको उबालते हैं तो जो यॉक है वो ऑरेंज कलर का होता है। तो उसका मतलब ये है कि उस मुर्गी को काफ़ी अच्छा खाना खिलाया गया, पोषक तत्व वाला खाना खिलाया गया, ठीक है। अमाइनो एसिड्स में अगर बात करेंगे तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के, यानी प्रोटीन इन्हीं से ही मिलकर बनते हैं अमाइनो एसिड से। टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें कि 9 एसेंशियल होते हैं और 11 नॉन एसेंशियल होते हैं। अभी एसेंशियल यानी कि आवश्यक और गैर आवश्यक, यानी कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल के सेंस में बोल रहे हैं। इस सेंस में कि जो एसेंशियल है, ठीक है, कैन नॉट सिंथेसाइज, हमारी जो बॉडी है इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, इनको डाइट से लेना ही जरूरी है। नॉन एसेंशियल की बात करेंगे तो कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, इनको बॉडी हमारी बना सकती है, ये हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती है, इनको डाइट से लेना ही जरूरी है जो एसेंशियल वाले। और जो नॉन एसेंशियल वाले हैं ये हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर सकती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 20 हैं, जिसमें से कि 9 आपके एसेंशियल वाले हैं और 11 आपके नॉन एसेंशियल वाले हैं। तो इनमें से जैसे कि नॉन एसेंशियल वाले थोड़े से याद रखना ज़्यादा आसान है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। तो आप अगर ऐसे याद रख सकते हैं कि नॉन एसेंशियल वाले ये हैं, तो बाकी अगर कोई और आपसे पूछेगा तो अपने आप को एसेंशियल कैटेगरी में चला जाएगा, जैसे कि ग्लाइसिन, सेरीन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ट्रायोसिन, एस्पराजीन और ग्लूटामिन, ये सब आपके नॉन एसेंशियल है जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर सकती है। और जो नहीं कर सकती है एसेंशियल, जो हमें बाहर से डाइट के थ्रू लेने पड़ेंगे, वो बाकी एसेंशियल होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड और उनके फंक्शंस लिखे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे हिस्टीडीन की अगर बात करेंगे तो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, टिश्यू रिपेयर के लिए, और हिस्टामीन का प्रोडक्शन करता है इम्यून रिस्पॉन्स में। जैसे कि अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जहाँ पर मैंने बताया था कि किस तरीके से मधुमक्खियों के काटने की वजह से डेथ हो जाती है। जैसे अभी कानपुर में डेथ हो गई, कंपेयर किया ना, जब बहुत सारा एकदम बी का अटैक हुआ, तो एक्चुअली में होता यही है कि उसमें फाइट करने के लिए, ठीक है, इतना सारा जो पॉइजन रिलीज करती हैं जो हमारी बीज हैं, तो उसको उसके रिस्पॉन्स में हिस्टामीन रिलीज किया जाता है। अब अगर बहुत ज़्यादा मधुमक्खियों ने काटा होगा तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगा, बहुत ज़्यादा, फिर हिस्टामीन का यहाँ पर क्या होगा, सेक्रेशन करेगी बॉडी, और उसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं और हमारा एयर पैसेज जो है वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है, चोक कर जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है और हार्ट अटैक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। आइसोल्यूसिन की अगर बात करेंगे तो हेल्थ इन मसल मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी रेगुलेशन। ल्यूसिन प्रोटीन को स्टिमुलेट करता है, मसल रिपेयर और रेगुलेट करता है ब्लड लेवल्स, ब्लड शुगर लेवल्स को। लाइसिन ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कोलेजन अभी देखेंगे एक तरीके का प्रोटीन होता है, सबसे अबंडेंट प्रोटीन होता है हमारी बॉडी का, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मिथ्योनिन ये आपका मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, डिटॉक्सिफिकेशन में, एम मिथ्योनिन और एम मेटाबॉलिज्म। फिनाइलानिन तो ये इट इज अ प्रिकर्सर टू न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, और जो एपिनेफ्रिन होते हैं, एपिनेफ्रिन क्या है, जो एड्रेनालिन है उसी को एपिनेफ्रिन बोलते हैं, तो उनको ये रिलीज करने में हेल्प करता है जो फिनाइलानिन है। इंप्रूव्स मूड और अलर्टनेस। थ्रियोनिन की बात करेंगे, हेल्प विद प्रोटीन बैलेंस, टूथ एनामल एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ट्रिप्टोफैन प्रिकर्सर टू सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। सेरोटोनिन से ही आपको पता है मेलाटोनिन बनता है पीनियल ग्लैंड में, जो कि मूड और स्लीप को इफेक्ट करता है। बाकी 90% ऑफ जो 90 to 95% ऑफ सेरोटोनिन है, विच इज कॉल्ड एज दी, किस नाम से जानते हैं इसको, क्यों इसको जानते हैं हैप्पी हार्मोन। तो इसका 90-95% कहाँ प्रोड्यूस होता है आपको बताना है। वेलाइन की अगर बात करेंगे तो प्रमोट्स मसल ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। थोड़ा सा ट्रिप्टोफैन ध्यान रखिएगा, ठीक है, मिथ्योनिन ध्यान रखिएगा, लाइसिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ओके, जो कोलेजन फॉर्मेशन करवा रहा है। बात अगर करेंगे यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं एक बार, कोलेजन की हम अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कुछ डिफिशियंसी देख लेते हैं, जो प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से कुछ डिजीजेज होती हैं, जैसे कि क्वाशॉर्कर होता है,
छोटे बच्चों में देखने को मिलता है जब माल न्यूट्रिशन होता है और सेवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, यानी कि उनको पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं और खासकर प्रोटीन की बहुत भयंकर डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है। तो फ्लूइड की रिटेंशन की वजह से, वो पानी की रिटेंशन की वजह से जो पेट है वो फूला हुआ ऐसा सा लगता है, ठीक है, सोलन लगता है और डिस्टेंटेड एब्डोमेन लगता है। जनरली आपको चिल्ड्रन में, पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज विद हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी एंड जो है इनसिक्योरिटी, वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जहाँ बहुत हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी रहती है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, ठीक है, इंडिया के भी कुछ स्टेट हो गए, ठीक है, वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसे कि ये ओडिशा वगैरह हो गया यहाँ पे, ठीक है। मैरास्मस की अगर बात करेंगे तो ये भी हम देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से सोलन एब्डोमेन है ना, पेट फूला हुआ सा है, फैटी लिवर रहता है। मैरास्मस में क्या होता है, इसमें भी न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी होती है, लेकिन ये प्रोटीन स्पेसिफिक नहीं है। क्वाशॉर्कर जो था वो प्रोटीन स्पेसिफिक था, यानी कि मेनली प्रोटीन की डिफिशिएंसी होती है। मैरास्मस में ओवरऑल न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी होती है, लैक ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ मसल मास एंड सब क्यूटेनियस फैट। तो मसल मास काफी कम हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर कोई ऐसा एक्सटेंडेड बेली नहीं है, बहुत फैटी लिवर नहीं है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो, ठीक है। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय इमासिटेशन एंड वेस्टिंग ऑफ द बॉडी, ऑफन अफेक्टिंग चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू फैक्टर्स लाइक पॉवर्टी एंड फूड स्कैर्सिटी। तो कुछ नहीं है, आपको याद रखना, क्वाशॉर्कर इज प्रोटीन डेफिशिएंसी, मैरास्मस इज ओवरऑल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, खत्म। ओके, बस अब आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने देख लिए, जिसमें कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन देखा। कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से 1 ग्राम उसका 4 कैलोरीज, तो वहीं आपका फैट 9 कैलोरीज दे रहा है। फैट आपका एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट शुगर से बना हुआ होता है। फैट आपका फैटी एसिड और प्रोटीन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में 9 एसेंशियल और 11 नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल हमें डाइट से लेने पड़ते हैं और नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है, ठीक है। ऑलराइट, चलो मेरे बचपन की फोटो डाली चलो राइट। तो अब आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स पे, जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मात्रा में हमें रिक्वायर्ड नहीं होते हैं जितने कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। उतनी मात्रा में हमें रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, ये हमें माइक्रोग्राम्स में रिक्वायर्ड होते हैं। तो विटामिन्स आर एसेंशियल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक क्यों है, क्योंकि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए हैं, इसलिए। फाउंड इन फूड्स दैट आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस इंक्लूडिंग ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। 1912 में डिस्कवरी करी गई थी विटामिन्स की बाय कैसिमिर फंक, हु कॉइन्ड दिस टर्म विटामिन, और विटामिन थेरेपी का फादर भी कैसिमिर फंक को ही बोलते हैं। विटामिन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फैट में सोल्यूबल और वाटर में सोल्यूबल, यानी कि जो पानी में घुल जाते हैं और जो घुलते हैं किसमें, वसा में। तो जो पानी में घुलते हैं वो है बीसी, ठीक है, बीसी। तो बोलते रहते हैं ना बहुत ज़्यादा बीसी मत करो, ये ना मैंने सुना है तुम लोग को कहते हुए बहुत ज़्यादा बीसी मत करो। तो बीसी का मतलब क्या है, बी से है आपका विटामिन बी और सी से आपका विटामिन सी, ये पानी में घुलनशील है। इसके अलावा जितने भी बच गए, KEDA कीड़ा, ये क्या है यहाँ पे, कीड़ा फैट में सोल्यूबल है, वसा में घुलनशील है, ठीक। इसीलिए आप देखोगे तो जब भी विटामिन डी आपको डॉक्टर देगा, ठीक है, तो वो आपको बोलेगा कि ये पानी के साथ नहीं बल्कि खाना खाने के बाद लेना, ठीक है। यानी कुछ भी ऐसा फैट का सोर्स हो, यानी खाना खाने के बाद, क्योंकि खाने में कुछ तो फैट कंज्यूम करोगे, उसके साथ विटामिन डी लेना। वैसे कई सारे डॉक्टर को ये कुछ परवाह पड़ी नहीं होती है, वो लिख देते हैं बस, ये पर्चा है ले लेना जाके, वो बताते ही नहीं है कि विटामिन डी को फैट के साथ लेना। क्योंकि मैंने 2 बार से कंसल्टेशन करी थी और जब दोनों ने विटामिन डी लिखा तो उन्होंने बताया ही नहीं कि भाई इसको फैट के साथ कंज्यूम करना, ना 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 ना, बस लिख दिया, हमारा काम हो गया। इनफैक्ट विटामिन डी के साथ बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड होता है कि अगर विटामिन इसमें भी होते हैं, जैसे D3 होता है, ठीक है, तो उसको विटामिन के साथ लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो विटामिन डी है ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और अगर आपने के साथ नहीं लिया तो आपका जो कैल्शियम जो बनेगा वो आपकी कहीं ना कहीं आर्टरीज वगैरह में जाएगा। ये आर्टरीज वगैरह जैसे हमारी चाहे वो कोरोनरी आर्टरी क्यों ना हो गई, क्योंकि कैल्शियम अगर वहाँ पे जाएगा कोरोनरी आर्टरी में तो दिक्कत है, आपको पता है, ठीक है, उससे हार्ट ब्लॉकेज के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि विटामिन डी के साथ साथ आप विटामिन के भी लें, सो दैट ये विटामिन के क्या करता है, उस कैल्शियम को बोन तक लेके जाता है जहाँ पे एक्चुअल में उस कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। अगेन बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, लेकिन अभी तक डॉक्टर्स को फुल प्रूफ तरीके से रिकमेंड नहीं करते हैं, बिकॉज फुल प्रूफ तरीके से अभी WHO की गाइडलाइंस नहीं आई है। इसीलिए विटामिन डी और के कहीं पे तो सप्लीमेंट साथ में मिलते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी विटामिन डी और के सप्लीमेंट्स अलग अलग ही आपको मिलते हैं, ठीक है। विटामिन डी से ज़्यादा मेरा विटामिन डी रखा हुआ है, देखता हूँ खत्म हो गया कि अभी, क्योंकि मुझे बोला था डॉक्टर ने, मेरे 2 शॉट बचे हुए हैं, मेरा अभी 2 शॉट बचे हुए अभी मेरे, ठीक है। तो विटामिन डी बहुत, अगर इन जनरल अगर मैं बात करूँ इंडियंस के बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी देखने को मिलती है विटामिन डी की। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम से कंज्यूम करना है आपको बिना उसके, लेकिन टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको, कि आपको पता हो कि विटामिन डी में आप डेफिशिएंसी है नहीं है, कैसा क्या। क्योंकि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होती है तो मसल एक होना, नहीं मसल्स में पेन होना, ये सारा कुछ होता है जो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो किसी चीज़ का ना तो डेफिशिएंसी अच्छी होती है, ना किसी चीज़ का एक्सेस अच्छा होता है, ना तो किसी चीज़ की कमी, ना तो बहुत ज़्यादा अति में। क्योंकि जैसे विटामिन डी अगर आपने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया ना, ओवर हो गया, तो ओवर कैल्सिफिकेशन हो जाएगा आपकी बॉडी में, वो भी दिक्कत है, ठीक है। तो विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। ये बात बिल्कुल गलत है, धूप से हमें विटामिन डी मिलता ही नहीं है, धूप से हमें विटामिन डी मिलता ही नहीं है, ठीक है। इसको हम हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब ये समझो कि क्यों धूप से विटामिन डी नहीं मिलता और क्यों इसको हार्मोन के नाम से जानते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब ये धूप है, जो सनलाइट है, जो सन रेज है, ठीक है, मेनली अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह ये सब जो रेज आती हैं, ये हमारे स्किन में जब पड़ती हैं, तो जो हमारी स्किन है वो विटामिन डी